वेलकम टू आवर शो भारतीय आई केयर। आज के दौर में हमारे खान पान और हमारे लाइफस्टाइल ने हमारी बीमारियों का दायरा भी बढ़ा दिया है। इन बीमारियों में सबसे बड़ा खतरा है डायबिटीज़ का, और डायबिटीज़ का सबसे बुरा असर पड़ता है हमारी आंखों पर। डायबिटीज़ हमारी आंखों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और इसके लिए किस तरह के इलाज और सावधानियां बरती जा सकती हैं, इसी बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा भारती। डॉक्टर नेहा भारती भारती आई फाउंडेशन एंड हॉस्पिटल में रेटिना, यूवीए और आरओपी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आखिरकार ये डायबिटीज़ रेटिनोपैथी जो है वो भला क्या है, वो होती क्या है? डायबिटिक रेटिनोपैथी इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब है कि रेटिना में जो डायबिटीज़ के कारण प्रॉब्लम होती है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसमें जो रेटिना के खून की नलियाँ होती हैं उनमें कमज़ोरी आ जाती है और ब्लड के प्रोडक्ट्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, फ्लूइड जो होता है अपने ब्लड में, वो सब लीक करके रेटिना के अंदर जमा हो जाता है और रेटिना को कमज़ोर करने लगता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है? जिसको भी डायबिटीज़ है उसको ये डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, स्पेशली उन लोगों में जिनको डायबिटीज़ है 5 साल से ज़्यादा और जिनका शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, सडनली बहुत नीचे होना, बहुत ऊपर हाई लेवल जाना, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जिनका शुगर बहुत ज़्यादा लो और हाई होता रहता है। डॉक्टर नेहा भारती, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स शुरू में तो कोई सिम्टम्स नहीं होते। जब तक पर्दे के अंदर सूजन नहीं आती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, पेशेंट्स एकदम कंफर्टेबल रहते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब सूजन आने लगती है तब थोड़ा नज़र कम होने लगता है, पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता है, चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। एडवांस स्टेजेस में जब बहुत सिवियर हो जाती है प्रॉब्लम तो चलने फिरने, अपनी डेली एक्टिविटीज़, बाथरूम जाना, ड्राइव करना, उन सब में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही वो लक्षण है, पहचान है जिससे आपको डाउट हो सकता है कि रेटिनोपैथी आपको हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट ज़रूरी होते हैं इसकी पहचान करने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्दे का चेकअप। पर्दा देखने से पता चल जाता है कि पर्दे के अंदर ब्लड लीक हो रहा है, सूजन आ रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है। उसके बाद एक ओसीटी स्कैन होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, उससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कितना सूजन है, कितना इफेक्ट हुआ है रेटिना पे। और एक और टेस्ट है फंडस फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी। फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी में हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं और जो पर्दे की खून की नलियां हैं उनका असेसमेंट करते हैं कि उनमें कितना लीकेज है और लीकेज है कि नहीं, कोई डेंजर एरियाज तो नहीं है जहाँ से ब्लड पूरा आँख के अंदर भरने का चांस है। तो ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसके जो मरीज़ हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस कितने हैं? जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है उनको साथ साथ में किडनी के भी प्रॉब्लम, जिसका नाम है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और हार्ट के प्रॉब्लम, जो हार्ट की जो खून की नलियाँ हैं वो भी साथ के साथ कमज़ोर होती हैं। तो अगर आपकी आंख में प्रॉब्लम है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपकी किडनी, लिवर, हार्ट वगैरह भी इफेक्टेड हैं। कोई नंबर नहीं है कि इतना साल उनके सर्वाइव होगा, बट हाँ उनको बाकी शरीर के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ऐसा संभव है? ऐसा संभव है, हाँ। डॉक्टर नेहा भारती, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कोई ऐसे प्रिकॉशन हम पहले रख सकते हैं कि इस तरह की कोई बीमारी ना हो जिससे प्रतिरोधक क्षमता लोगों में बढ़े और रेटिनोपैथी से बचा जा सके इसके होने से पहले? डायबिटीज़ का चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र के बाद शुगर का रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। आजकल के लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है यंग बच्चों में, 30 इयर्स के बच्चों में भी, बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सारे टाइम हम बैठे रहते हैं तो उसके कारण जो है वो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो अब अगर आपको 30 साल में डायबिटीज़ हो गई है, आप 70 साल या 80 साल आपकी उम्र है, तो नेक्स्ट 50 ईयर्स यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल रहे। तो उसके लिए एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे वो करना, मेडिसिन बराबर से लेना, टाइम से, रेगुलर मंथली इवन 15 डेज में शुगर चेकअप कराना बाय अ गुड लैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस साथ में आपको अपना किडनी का और रेटिना चेकअप तो कराना ही चाहिए। जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है इमीडिएटली एक रेटिना चेकअप तो होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ साइलेंट डिजीज़ है, वो आपको आज पता चली है कि है, क्या पता आपको 5 साल पहले से हो। तो ऐसे कह नहीं सकते कि आज ही पता चला है तो आज ही से है, हो सकता है 5-10 साल पहले से भी हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये साइलेंट डिजीज़ रहती है। आपको इनिशियली आंखों में, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी,
बहुत बाद में जब इसके इफेक्ट्स आने लगते हैं ब्लड वेसल्स पे, तब प्रॉब्लम आने की फील होती है। इससे लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। लोग बहुत इस बात को लेके बहुत परेशान हो सकते हैं कि इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। आंखों की रोशनी जा सकती है, दैट इज ट्रू। जो सिवियर और एडवांस केसेस होते हैं, अगर आपका शुगर जैसे मैंने बताया अगर फ्लक्चुएट बहुत कर रहा है, इवन अगर कई लोगों का बहुत अच्छा कंट्रोल होता है लेकिन शुगर का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, एक बार ही चालू हो गई तो वो तो ड्यूरेशन तो बढ़ता ही जाएगा। तो ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के कारण भी ब्लड वेसल्स, जो खून की नलियां रहती है रेटिना में, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर नेहा भारती, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे जिन्हें डायबिटीज़ है कि क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है उसका पूरी तरह से इलाज संभव है, वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है? पूरी तरह से अगर हम इनिशियल स्टेजेस में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल एंड स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अप टू मॉडरेट ग्रेड अगर है तो हम उसको कंट्रोल करके वो कम होके ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में ऐसा हो पाता है। यूजुअली शुगर बहुत टाइम तक बहुत हाई रहती है, तब जाके रेटिना में चेंजेस आते हैं। तो ऐसा कहना कि कम्प्लीटली क्योरेबल है, ऐसा कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। व्हाट यू से एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इनके जो इफेक्ट्स आते हैं उसको हम काफ़ी हद तक सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल को वो अफेक्ट ना करे, ऐसा हम कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप उसको चेक कराएं। आप उसको चेक कराएंगे तभी हम उसका प्रॉपर्ली टेस्ट करके और उसका हम ट्रीटमेंट एट द करेक्ट टाइम कर पाएंगे। तो अगर आपको इससे बचाव चाहिए और चाहते हैं कि इसे ये ना हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रूटीन में चेकअप को लेकर आइए आप, और इसका ध्यान रखिए कि आप क्या खाते हैं और आपके शरीर के सारे अंग किस तरीके से काम करते हैं और क्या उनमें चेंजेस होते हैं। लोगों की लाइफस्टाइल को किस तरीके से प्रभावित करता है ये? लाइफस्टाइल में बेसिकली कई जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ड्राइविंग, अगर नज़र धुंधला हो जाता है, कई बारी जो है वो आपको रोशनी में आंखें खोलने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो धुंधलापन बहुत ज़्यादा होता है। ड्राइव करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। रात में स्पेशली नाइट ड्राइविंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि लाइट पर्दे पे पड़ तो रही है लेकिन उस सूजन के कारण क्लियर इमेज नहीं बनता है, तो फैलती बहुत है। तो लाइट, जैसे सामने वाली गाड़ी की लाइट आएगी तो आपको वो क्लियर नहीं दिखेगी। और बाकी तो डेली रूटीन के सब काम, एडवांस स्टेजेस में तो चलना फिरना अपना बहुत अफेक्ट हो जाता है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के बाद? ट्रीटमेंट बेसिकली जैसे आई डॉक्टर, किडनी डॉक्टर, आपके डायबिटोलॉजिस्ट सब साथ में करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है शुगर कंट्रोल। शुगर कंट्रोल है तो जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो फ़ायदा करेगा। अगर मैं रेटिना में लेज़र कर देती हूँ, इंजेक्शन लगा देती हूँ सूजन कम करने के लिए, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन फाइनली फिर भी शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो सब चीज़ हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर उसी में अगर हम अच्छा शुगर कंट्रोल करते हैं तो हमारे उसके सक्सेस रेट्स ट्रीटमेंट्स के बहुत बेटर हो जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपको किडनी प्रॉब्लम भी हो गई, जैसे मैंने बताया डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अगर आपको किडनी भी प्रॉब्लम हो गई है तो साथ में किडनी के डॉक्टर के साथ भी आपका किडनी का स्टेटस भी आपका अच्छा होना चाहिए फॉर एवरीथिंग टू बी फाइन। किडनी पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है? बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर नेहा भारती, आप यहाँ पर आई, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर नेहा भारती, अगर कोई मरीज एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है तो इसका क्या इलाज है? एडवांस स्टेज में बेसिकली हमें सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है। हम पर्दे के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, ये सबसे कॉमन चीज़ है कि पर्दे के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और पर्दे पे खिंचाव पड़ने लगता है। तो ऐसे में हम पर्दे के अंदर जो ब्लड है उसको क्लीन करते हैं, अंदर जाके पूरे रेटिना को अच्छे से लेज़र करते हैं। तो इसी से ही नज़र को बचाने का ही एक प्रयास होता है कि नज़र बच जाए, नज़र आ जाए। सर्जरी के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें? सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको शुगर कंट्रोल कर रखना है, अपना शुगर आपका स्ट्रिक्टली कंट्रोल रहना चाहिए। और मेडिसिन जो आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ आपको बराबर से डालनी है। अगर आँख के अंदर सर्जरी के बाद तेल डाला गया, एक स्पेशल टाइप का ऑयल होता है सिलिकॉन ऑयल, अगर वो डाला गया तो आपको उसके लिए भी प्रिकॉशंस बताए जाएंगे। आपको एक हेड पोजीशन बताई जाएगी कि आपको ये स्पेसिफिक पोजीशन में अपना हेड रखना है फॉर द नेक्स्ट अराउंड 15 डेज, 2 हफ्ते के लिए आपको वो सर की पोजीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेडिसिन बहुत सिंपल हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण बहुत चीज़ें कंफर्टेबल हो गई हैं।
सर्जरी भी ऑलमोस्ट पेनलेस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर नेहा भारती, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस सर्जरी के सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट्स आजकल जो इक्विपमेंट है उसके बाद सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं। ब्लड जब आप पर्दे के अंदर से ब्लड पूरा रिमूव कर देते हैं और खिंचाव सारा सेटल कर देते हैं तो काफ़ी हद तक नज़र वापस आ जाता है। जो आपका सडनली जैसे ब्लड आया उसके पहले जितना नज़र रहेगा उतना आपको वापस आ जाएगा। लेकिन जो मेन नस है आपकी जो ब्रेन तक जाती है, ऑप्टिक नर्व, अगर शुगर ने उसको भी डैमेज कर दिया, उसको भी कमज़ोर कर दिया है तो उसके कारण कई बार पूरा नज़र नहीं आ पाता। बट फिर भी काफ़ी बहुत अच्छे, पहले से तो आप बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स हैं, पहले से बेहतर है, बहुत बेहतर है। डॉक्टर नेहा, एक और मिथ है, लोग ऐसा कहते हैं कि सर्जरी जब होती है तो उसके बाद आग के पास नहीं जाना चाहिए और पानी में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं पड़नी चाहिए। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? किचन में डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए क्योंकि जाने अनजाने आपकी आंख में हाथ लग सकता है। एटलीस्ट 2 हफ्ते तक, ऑपरेशन के सर्जरी के 2 हफ्ते तक आपको किचन में नहीं काम करना है, आपको पानी से दूर रहना है क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अगर आप पानी आंख में डालें या आंख में पानी चला जाए तो। इसलिए स्पेसिफिकली जैसे कोई भी आंख की सर्जरी होती है तो हमेशा कहते हैं कि इनिशियली गर्दन के नीचे नहाइए, मुँह पे पानी ना जाए, सर से नहीं नहाना है। कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक आपको ये परहेज़ रखने ज़रूरी है क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो इन्फेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट टू मैनेज होता है। एक बार ही सर्जरी हो चुकी है इसलिए तो ये प्रिकॉशंस 2-3 जो है वो रखने ज़रूरी है। धूप में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, और अंधेरे कमरे में बैठना है ये पुराने टाइम से चले आ रहे हैं कि सर्जरी हो गई है टीवी नहीं देखना है, अंधेरे कमरे में बैठ जाओ, किसी से बात नहीं करो, ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। आप पेपर पढ़िए, आप टीवी देखिए, आप धूप में जाइए, बाहर घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लॉन्ग एज आप अपने मेडिसिन ठीक से डाल रहे हैं, आप अपना शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मूवी देखने जाइए, कोई इशू नहीं है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इससे जुड़ी तमाम बातें डॉक्टर नेहा ने हमें बताई। उम्मीद है कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और इस बीमारी से आसानी से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसके ट्रीटमेंट के कौन कौन से तरीके हैं? ट्रीटमेंट के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम 2 स्कैन्स करते हैं जैसे मैंने बताया। एक है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिससे हमें पता चलता है कि पर्दे में कहीं कुछ सूजन तो नहीं आई है, जो कि लीकेज होता है। जैसे मैंने बताया, जो खून की नलियाँ, ब्लड वेसल्स, उनमें से जो फ्लूइड और ब्लड प्रोडक्ट्स लीक करते हैं उनके कारण पर्दे में सूजन आ जाता है। वो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी जो स्कैन होता है वो बहुत सेंसिटिव स्कैन है इसको पता करने के लिए। पहले तो हम वो स्कैन करते हैं और दूसरा हम एंजियोग्राफी करते हैं, रेटिनल एंजियोग्राफी, फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी। उससे हमें पता चलेगा कि जो खून की नलियाँ हैं वो कितनी डैमेज है, किस हद तक डैमेज हैं और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पर्दे में। इन दोनों स्कैन्स करने के बाद अगर पर्दे में हमें सूजन मिलती है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी पे अगर हमें सूजन मिलती है तो हम तो इंजेक्शंस होते हैं, रेटिना में इंजेक्शंस लगाते हैं आँख के अंदर। 2 टाइप के बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं। एक होते हैं एंटी VEGF और एक होते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट ये होता है कि उनसे आँख का प्रेशर कई बार बढ़ जाता है, इसलिए वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। पहले हम एंटी VEGF इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा, हम जो एंजियोग्राफी करते हैं उससे हमें पता चलता है कि पर्दे की खून की नलियाँ कितनी डैमेज्ड हैं, क्योंकि वो लीक करने लगती हैं। तो खून की नली में आगे तक जाना चाहिए, रेटिना को पूरे को सप्लाई करना चाहिए, वो लीकेज होकर वो यहीं पे डिसिपेट हो जाता है, एंड तक नहीं पहुँच पाता। तो वो साइड्स वाला जो रेटिना होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता तो वो अबनॉर्मैलिटीज़ वहाँ पे बनती हैं। ऐसे केसेस में हमें लेज़र करना पड़ता है, रेटिना का लेज़र होता है, तो वो 2 या 3 सिटिंग्स में वो लेज़र करते हैं जी। और अभी तो जो लेटेस्ट लेज़र टेक्नोलॉजी है, पैटर्न लेज़र, उसमें हम कई बारी अगर पेशेंट टॉलरेट कर पाता है तो 1 सिटिंग में भी पूरा लेज़र पॉसिबल है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है लेज़र की। और अगर एडवांस लेवल की बात करें तो ट्रीटमेंट के कौन से नए तरीके ईजाद हुए हैं? हाँ, एडवांस्ड स्टेजेस जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, उनमें क्या होता है कि ब्लड, आँख के अंदर खून भर जाता है, जो ब्लड वेसल्स में से लीकेज हो रही है उसके कारण आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, उसे कहते हैं विट्रस हीमरेज, और पर्दे पे खिंचाव होने लग जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जिकली हमें जाके वो ब्लड को हम रिमूव करते हैं और अगर जो खिंचाव है उसको, खिंचाव को रिलीज़ करके फिर रेटिना को सेटल करके उसमें लेज़र करना पड़ता है, लेज़र करके जिससे कि वो फिर से
जो है वो ब्लीडिंग ना हो जाए। और आजकल जो है टेक्नोलॉजी बेटर होने के कारण जो मशीन्स हैं वो बहुत एडवांस है, तो जो पहले सर्जरी 4 घंटे इतना लेती थी, अब वो 1-1.5 घंटे में जो है वो सर्जरी हो जाती है। और अब तो लेटेस्ट सूचरलेस विट्रेक्टोमी आ गई है, जिसमें बहुत छोटा लेस देन 1 mm का छोटे छोटे इंसिजन बनाते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं सब चीज़ को। वेलकम टू आवर शो आई केयर। मैं हूं आपके साथ रचना। दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल का असर हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारी आंखों पर भी पड़ता है और हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर नज़र की वजह से हमें चश्मा लगाना पड़ता है, जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देता है। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि हमारी नज़र भी ठीक हो जाए और चश्मा भी ना लगाना पड़े? इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एस भारती जी से, जो कि भारती आई फाउंडेशन एंड हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिरकार ये लेसिक होता क्या है? लेसिक एक टेक्निक है जिससे हम जिस तरह से चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लाइट रेज को रेटिना पे फोकस करके अच्छी नज़र प्रोवाइड करता है, उसी तरह से कॉर्निया के कर्वेचर को हम लेज़र द्वारा चेंज करके उसको जो लाइट है उसको रेटिना पे फोकस कर देते हैं, जिससे बिना चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस के पेशेंट को सही दिखाई नहीं लगता। और ये काम किस तरीके से करता है? ये 2 तरीके से किया जा सकता है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसमें हम लेज़र फ्लैप बनाते हैं और सेकंड स्टेप में लेज़र से विजन का करेक्शन करते हैं। जो फ्लैप बनाते हैं उसमें हम 2 टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एक होती है माइक्रो कैरोटोमी या ब्लेड यूज़ करते हैं और दूसरे में हम लेज़र से करते हैं। तो अल्टीमेटली 2 स्टेप्स और 2 टेक्निक्स, इस तरह से लेसिक परफॉर्म किया जा सकता है। तो लेसिक सर्जरी जो होती है वो कितने तरीके की होती है? जैसा मैंने बताया, लेसिक 2 प्रकार का होता है। एक जिसमें हम ब्लेड का यूज़ करते हैं और दूसरा जिसमें हम लेज़र का यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप दोनों में ही लेज़र के द्वारा होता है। जो लेज़र विजन करेक्शन होता है वो लेज़र के द्वारा ही होता है। डॉक्टर, कौन कौन से वो लोग हैं जो लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं? इसके लिए 4 कंडीशंस मीट होनी चाहिए। सबसे पहली, एज 18 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, जो स्पेक्टिकल या कॉन्टैक्ट लेंस का पावर है वो एटलीस्ट 1 ईयर से स्टेबल होना चाहिए। तीसरी चीज़, आँख के अंदर और कोई भी किसी प्रकार की भी बीमारी नहीं होनी चाहिए और ना शारीरिक रूप से अदरवाइज कोई बीमारी होनी चाहिए, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या डायबिटीज़। और चौथा, प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेटिंग मदर्स जो फीड कर रही हैं बच्चों को, उनमें लेसिक नहीं किया जा सकता। बाकी सारे लोग किसी भी उम्र में लेसिक करा सकते हैं। तो अगर आप लेसिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो ये सारी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। डॉक्टर, लेसिक सर्जरी जो होती है वो करवाने से पहले कौन कौन से वो टेस्ट हैं जो ज़रूरी होते हैं इस सर्जरी के पहले? रूटीन आई एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, जिसमें ये देखें कि रेटिना या और कोई भी बीमारी नहीं है, वो तो ज़रूरी है ही। और अगर रेटिना में किसी भी तरह की वीकनेस है तो हम उसको ट्रीट करें पहले। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है पेंटाकैम। पेंटाकैम कॉर्निया की सारी इंफॉर्मेशन देता है, कॉर्निया की एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस और पूरे कर्वेचर की। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे कि हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है जिसमें कि लेसिक करने के बाद किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। तो मेक इट सेफर, दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्निया का सेफ होना बहुत ज़रूरी है। कॉर्निया का डिजीज फ्री होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी किसी तरह की कमज़ोरी या वीकनेस नहीं होनी चाहिए। लोगों में इस सर्जरी को लेकर एक बहुत उत्सुकता है, क्या हमेशा के लिए आंखों का नंबर ठीक हो जाता है, आंखों की वीकनेस दूर हो जाती है? इस बात में कितनी सच्चाई है? जो कॉर्निया का कर्वेचर लेज़र से करेक्ट किया जाता है, वो कॉर्निया को लेज़र एक तरह से एक चीज़ल की तरह काट देता है और वो उसको रीशेप या शेप मॉडिफाई कर देता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन इन शेप है ये फॉरएवर है। उसके अलावा
कोई भी और वजह हो जिससे कि पावर आ सकती है, जैसे किसी को लेटर ऑन लाइफ में डायबिटीज़ हो जाए या एज के साथ में जो चेंजेस आ रहे हैं आँख में, उसकी वजह से अगर चश्मे के नंबर की आवश्यकता पड़ती है तो पड़ सकती है। बट ऐसा नहीं है कि लेज़र का इफ़ेक्ट कुछ समय के लिए है और कुछ समय के बाद लेज़र का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा और पावर वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं। डॉक्टर भारती, क्या कोई एज ग्रुप है कि इस एज में ही आपको लेसिक सर्जरी करवानी चाहिए, इसके बाद नहीं करवानी चाहिए, ऐसी कोई बातें हैं? बेसिकली 18 से पहले तो करना ही नहीं है, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। उसके अलावा जो और दूसरी चीज़ है वो ये है कि 18 के ऊपर जब तक पावर स्टेबल है और जब तक कोई चाहता है कि उसे चश्मे से छुटकारा चाहिए, किसी भी एज में करा सकता है। कोई अपर लिमिट ऑफ एज नहीं है। आँख में किसी और प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, कभी भी करा सकते हैं जी। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं इस सर्जरी के दौरान? अब आज जो हम लेसिक की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो मशीन्स जो यूज़ कर रहे हैं वो 6th जनरेशन मशीन्स हैं जी। और ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20-30 ईयर्स जब से लेसिक प्रैक्टिस में है, मशीन्स में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है कि कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही नेग्लिजिबल है। इट इज़ लेस देन 0.001%। तो जो टेक्नोलॉजी की इवोल्यूशन होती है उसके हिसाब से अब लेसिक नियरली कॉम्प्लिकेशन फ्री है। बट फिर भी अगर नॉर्मली जो अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन का एक इशू है जो कि कभी कभी होता है और जिसको हम लेसिक करके या उसको एनहांसमेंट कहते हैं, हम उसको करके उसको हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ नियरली कॉम्प्लिकेशन फ्री। अगर कोई लेसिक सर्जरी करवाना चाहता है तो उसके पहले उसको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो उन्हें 1 हफ्ता कॉन्टैक्ट लेंस बंद कर देना चाहिए लगाना जी। और उसके अलावा इस बात का, जैसे मैंने पहले बताया, कि कोई और सिस्टमिक डिजीज़ ना हो, जैसे डायबिटीज़ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या और कोई, तो उस तरह की चीज़ें देखनी है कि वो ना हो। और एक टेस्ट है पेंटाकैम जिसको कराने से ये पता लगेगा कि आँख में कोई और किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। कंप्लीट आई चेकअप कराना है। तो ये अगर सब चीज़ विद इन लिमिट्स है तो लेसिक बिल्कुल सेफ है। तो अगर आप लेसिक करवाने की सोच रहे हैं तो पहले ये सावधानियां जो डॉक्टर एस भारती ने हमें बताई है वो बरतिए। अब बात करते हैं सर्जरी के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेसिक करने के बाद में ज़्यादातर हम मोस्टली बोलते हैं कि करीब 2 दिन या 3 दिन का रेस्ट करें, घर में टाइम से दवाई डालें। कुछ ड्राइनेस की प्रॉब्लम लेसिक के बाद हर एक को होती है, उसके लिए ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत होती है लगभग 3 महीने तक। तो 3 महीने तक आई ड्रॉप्स चलनी है। इस बात का ध्यान रखें कि वो ड्रॉप्स टाइम से डालें और रेगुलरली डालें, उनको भूलें नहीं डालने के लिए। आँख में पानी के छींटा ना लगाएं, आँख के ऊपर कॉस्मेटिक यूज़ ना करें, आँख को मलें या दबाएं नहीं। ये प्रिकॉशंस हैं फॉर इनिशियल फर्स्ट 1 वीक। उसके बाद में स्विमिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई परहेज नहीं है 1 हफ्ते के बाद में कि पानी का बहुत लंबा परहेज करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली लोग कहते हैं आँख के पास नहीं जाना है, स्विमिंग नहीं करनी है। हाँ, वो सारे चीज़ें दिस इज ओनली फॉर अ वीक कि आप खाना ना पकाएं और घरेलू कामकाज ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो वो ना करें 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जहाँ तक ड्राइविंग या ऑफिस जाने का सवाल है, आप 4 दिन के बाद ऑफिस जा सकते हैं और ड्राइव भी कर सकते हैं जी। तो इन सारी सावधानियों को आप ध्यान में रखिए सर्जरी के बाद। उसके बाद आपको आंखों से संबंधित कोई शिकायत जो है लेसिक सर्जरी की वजह से नहीं आएगी। अभी तक कॉम्प्लिकेशंस इस सर्जरी के बहुत सारे देखे नहीं गए हैं। सक्सेस रेट अगर हम बात करें सर्जरी की तो कितनी है? अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी मुझे लेसिक करते हुए लगभग 20 साल हो गए। 95 में मैंने शुरू किया था और कॉम्प्लिकेशन रेट तो नेग्लिजिबल है। सक्सेस रेट नियरली 100% है जी। और मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ दो सेफ कॉस्मेटिक सर्जरीज, वेरी सेफ, जिसमें कि गोइंग रॉन्ग इज़ रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज द लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ सो प्रिसाइज कि आप उसमें ज़्यादा गलती होने की संभावना नहीं है। कॉस्ट की बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस सर्जरी पे खर्च कितना आता है? सर्जरी जैसा मैंने बताया 2 तरीके से है। एक जिसमें कि ब्लेड वाली सर्जरी है जिसमें ब्लेड प्लस लेज़र यूज़ होगा। दूसरी है जो ब्लेडलेस है जिसमें लेज़र प्लस लेज़र यूज़ होगा, 2 लेज़र मशीन्स यूज़ होंगी। तो सर्जरी की कॉस्ट वेरी करती है फ्रॉम लोएस्ट 20,000
टू अप टू 85,000 और 90,000। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी आंख के लिए क्या इंडिकेटेड है, कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आधे नंबर से लेके लगभग 10 नंबर तक हम लेसिक से करेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट विद एवरी टेक्नोलॉजी। जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो कुछ एक रेंज ऑफ पावर्स करेक्ट कर सकती है, जबकि जो ब्लेडलेस लेसिक है उसकी रेंज ऑफ करेक्शन ज़्यादा है। तो जो हायर पावर्स के लोग हैं उनके लिए ब्लेडलेस टेक्नोलॉजी जो है बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज है। बाकी फॉर लोअर पावर्स वन कैन चूज एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी। डॉक्टर भारती, इसके लिए वक्त की कितनी ज़रूरत होती है, कितना टाइम लगता है सर्जरी के लिए? एक तो है सर्जरी से पहले। अगर सर्जरी से पहले आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं और एक हफ्ता आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आपके काम पर नहीं जा सकते हैं जी, तो एक हफ्ता वो आवश्यक है, नहीं तो आप एक हफ्ता कॉन्टैक्ट लेंस लगाना बंद करें, काम करें, एक हफ्ते के बाद आप लेसिक करा सकते हैं। और लेसिक कराने के बाद में मैक्सिमम 1 वीक बट मोस्टली 2 to 3 days इज सफिशिएंट टू गो बैक टू वर्क एंड डू वट एवर यू वांट। डॉक्टर भारती, कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो भारतीय लोग हैं उनके कॉर्निया की थिकनेस जो है वो बहुत कम होती है और उनके लिए लेसिक सर्जरी जो है वो उपयुक्त नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एवरेज कॉर्नियल थिकनेस भारतीयों में या किसी भी और रेस में लगभग 530 माइक्रॉन्स होती है, जो ऑफ कोर्स 460 तक भी हो सकती है, लोअर लिमिट जो मैंने देखी है नॉर्मल आइज में, और अप टू 600 भी हो सकती है जो नॉर्मल रेंज है। बट इन सर्टेन केसेस जहाँ पर कॉर्निया बहुत थिन है, उन केसेस में कई बार लेसिक करना संभव नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द पावर जो उस पेशेंट की है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लेसिक करने के बाद में कॉर्निया को कुछ पतला कर रहे हैं, और एक पतला करने के एक लिमिट है। वी कैनॉट गो लेस देन 400 माइक्रॉन्स बाय परफॉर्मिंग अ लेसिक। तो इसलिए एक करेक्शन की लिमिटेशन होती है अगर कॉर्निया बहुत पतला हो। दूसरी कंडीशन होती है केराटोकोनस, जिसमें कि कॉर्निया अनयूजुअली पतला होता है और अनसेफ होता है। उन पर्टिकुलर केसेस में हम लेसिक नहीं कर सकते हैं, और इसकी डिटेक्शन के लिए ऑफ कोर्स पेंटाकैम टेस्ट इज़ द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड, बट और भी दूसरे डिवाइसेज हैं जैसे टोपोग्राफी, जिससे हम केराटोकोनस की डायग्नोसिस कर सकते हैं। बट अगर केराटोकोनस या इस तरह की कोई कॉर्निया में वीकनेस है तो उसके लिए उसमें कॉर्निया पतला होने पर हम लेसिक नहीं कर पाते, बट अदरवाइज फॉर एनी इंडियन लेसिक इज गुड एंड सेफ। तो हम उम्मीद करते हैं कि लेसिक सर्जरी से जुड़ी आपके तमाम सवालों का जवाब डॉक्टर भारती ने ज़रूर दिया होगा। यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए डॉक्टर भारती आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बता दीजिए कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं? बेसिकली जो मेन रेस्ट्रिक्शंस हैं वो है यू शुड अवॉइड रबिंग एंड क्लीनिंग द आई, वाइपिंग द आई अगेन एंड अगेन, एंड ऑल्सो यू शुड अवॉइड स्प्लैशिंग वाटर इन द आई फॉर इनिशियल 7 days। स्विमिंग या कोई भी हैवी एक्टिविटी लाइक जिम में जाना, ये एक हफ्ते तक अलाउड नहीं है जी। और उसके अलावा कुकिंग, वॉशिंग, डस्टिंग, जो हाउस वाइफ्स हैं या जो लोग घर में इस प्रकार के काम करते हैं उनके लिए कुकिंग, वॉशिंग, डस्टिंग अलाउड नहीं है। एक हफ्ते तक कोई भी आई मेकअप ना करें, और इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी तरह की कोई चोट न लगे। वेलकम टू आवर शो भारतीय आई केयर। मैं हूं आपके साथ रचना। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद पर। मोतियाबिंद अब आमतौर पर उम्र दराज लोगों की समस्या ना होकर कम उम्र के लोगों के लिए भी एक समस्या बन चुका है। लेकिन मोतियाबिंद होता क्या है और किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर एस भारती हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय आई फाउंडेशन एंड हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट है।
डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत ही इस सवाल से करना चाहेंगे कि आखिरकार मोतियाबिंद होता क्या है? मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है। ये उम्र के साथ में हमारी आँख के अंदर का लेंस ओपेक हो जाता है, उसको मोतिया कहते हैं। हमारी सबकी आँख में एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जी। जो लाइट को फोकस करने का काम कर रहा है, और वो उम्र के साथ जिस तरह से बाल सफ़ेद होते हैं उस तरह से वो भी सफ़ेद हो जाता है जी। और उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है, जिससे देखने में दिक्कत आती है। जो लेंस की पारदर्शिता कम हो जाए और वो सफ़ेद होने लगे उसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। जी। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला लक्षण है धुंधला दिखाई देना। जी। उसके बाद तेज रोशनी में और कम रोशनी में दोनों समय पर कम दिखाई देने की इनिशियल चेंजेस जब होते हैं तब ऐसा होता है। और लेटर ऑन जब मोतिया थोड़ा सा बढ़ता है और हालांकि बहुत कम हो तब भी लाइट के चारों तरफ रंगीन गोले दिखाई देना भी सफ़ेद मोतिया का ही लक्षण है। जी। ये जो मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होता है? मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन है, और कोई भी ऐसी दवा या खाने पीने की चीज़ या कोई एक्सरसाइज या कोई परहेज ऐसा नहीं है जो कि मोतिया को ट्रीट कर सके। जैसा मैंने बताया, ये एज के साथ होने वाले चेंजेस हैं जो बॉडी में आ रहे हैं, और इनके लिए कोई दवाई नहीं है क्योंकि एजिंग की कोई दवाई नहीं है। एज, अब उम्र दराज जो लोग हैं उनके साथ साथ कम उम्र के लोगों में भी मोतियाबिंद की शिकायत आ रही है, वजह इसकी क्या है जो कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं? जो यंगर पेशेंट्स में मोतिया देखने को मिलता है उसकी 3 कॉमन वजह हैं, हालांकि बहुत सारी और भी हैं। 3 जो कॉमनेस्ट रीजंस हैं वो एक तो यह है कि बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो एलर्जी के लिए हो, खाने के लिए हो, या आई ड्रॉप के यूज़ हो, या फिटनेस के लिए। दूसरा लाइफस्टाइल डिजीज़ेज हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसमें हम एक्सरसाइज कम करते हैं, डायबिटीज़। तो इन वजहों से भी मोतिया जल्दी होती है, और कई बार चोट लगने से भी मोतिया हो जाता है। तो यंगर ग्रुप में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसमें मोतिया जल्दी देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, इंट्राओकुलर लेंस क्या होते हैं, किन किन तरह के होते हैं? इंट्राओकुलर लेंस जो आँख के अंदर लेंस फिट किया जाता है उसे हम इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। जी। जैसा मैंने पहले बताया कि आँख के अंदर एक नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि पैदा होने के साथ साथ ही आँख के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, जो जब सफ़ेद हो जाता है या ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म हो जाती है तो मोतिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम मोतिया के ऑपरेशन में इस ओपेक लेंस को रिमूव कर देते हैं जी। और उसके बाद में एक नया लेंस लगा देते हैं जो कि अप्रोप्रिएट पावर का होता है, जिससे चश्मे की डिपेंडेंस, चश्मे के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहती। उस लेंस को इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। पहले जो ये इंट्राओकुलर लेंस आते थे ये प्लास्टिक के, इस तरह के प्लास्टिक के होते थे कि जो फोल्ड नहीं हो सकते थे, तो एक बड़ा कट लगाना पड़ता था उनको इंसर्ट करने के लिए आँख में। अब फोल्डेबल इंट्राओकुलर लेंस आते हैं जो कि फोल्ड हो जाते हैं, छोटे से कट में से आँख के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद अंदर जाके ओपन हो जाते हैं। और ये फोल्डेबल लेंस के आने के बाद से मोतिया का ऑपरेशन 2 मिलीमीटर या उससे भी कम छोटे ओपनिंग से करके उसमें लेंस लगाया जा सकता है। अब फेमटो सर्जरी की बहुत बातें सुनने में आती हैं, आखिरकार ये सर्जरी क्या होती है? मोतिया के ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 500 ईयर्स बहुत इवॉल्व हुआ है। जी। पहले हम सबसे पहले जो सिस्टम था वो ये था कि बाहर से किसी नीडल से हम मोतिया को आँख के अंदर ही धकेल देते थे, जिससे कि जो नहीं दिख रहा है वो दिखने लग जाता था। फिर उसके बाद हम उसको आँख को काट के और उसको रिमूव कर देते थे। फिर जब स्टिचेस ईजाद हुए तो उसको मोतिया को निकाल के बाहर और टांका लगा दिया करते थे। ये तो सब बहुत कॉमन चीज़ें थी जो लगभग पिछले 50 साल पहले भी प्रैक्टिस में आती थी। उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको हम कहते हैं फेको एमल्सिफिकेशन। फेको एमल्सिफिकेशन में हम 2 या 3 मिलीमीटर के होल में से आँख के अंदर जाके मोतिया के छोटे छोटे पीसेस को डिज़ोल्व करके सक कर लेते थे और उससे हम आँख के अंदर लेंस लगा सकते थे। और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी ब्यूटी है कि हीलिंग और रिकवरी बहुत फास्टर है, वो है फेमटो लेज़र टेक्नोलॉजी। फेमटो लेज़र टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से रिकवरी टाइम फ्रॉम 1.5 मंथ से रिड्यूस होकर 1 डे रह गया। और उसमें
जो सारा काम हम लेज़र से, जो हम सारा काम फेकोएमल्सिफिकेशन से करते थे, लेंस को डिवाइड करना, उसको निकालना, वो सारा काम फेमटो लेज़र कर देता है, लेंस के छोटे छोटे पीसेस बना देता है, और फिर सिर्फ सर्जन का काम ये रह जाता है कि उन पीसेस को आंख से बाहर रिमूव करें एक छोटे से छेद में से, और एक इंट्राओकुलर लेंस आंख के अंदर फिक्स कर दें। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, जो सारे कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल थे, स्पेशली डैमेज टू द कॉर्निया, जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन करने में बहुत कॉमनली हो जाता था, वो इसके लिए बहुत सेफ है, और इससे कॉर्निया को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। तो ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? करेंटली ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी तक इससे आगे हुआ, अब हम आगे मेरे भी 10 साल बाद और आगे बढ़ जाए। तो इसकी सक्सेस रेट की अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी के जरिए मोतियाबिंद हटाने की, तो वो कितनी है? मैं समझता हूँ कि 100% सक्सेस तो शायद हम किसी भी टेक्नोलॉजी को नहीं कह पाते हैं, बट नियरली 100% सेफ्टी और परफॉर्मेंस, जो परफेक्ट परफॉर्मेंस है, वो हमें फेमटो लेज़र टेक्नोलॉजी से कैटरेक्ट ऑपरेशन में मिलती है, क्योंकि ये आसपास के किसी भी हिस्से को डैमेज नहीं करती और बहुत ही जल्दी की जा सकती है। जो कैटरेक्ट ऑपरेशन करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, उसको फेमटो लेज़र से कैटरेक्ट को काटने और डिवाइड करने और छोटे पीसेस करने में 30 सेकंड्स लगते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, और उसके अलावा जिस एरिया को डैमेज करने से आँख पे कुछ नुकसान हो सकता था, उस एरिया की सेफ्टी इसमें बहुत ट्रेमेंडस है। तो अल्टीमेटली एज ऑफ करेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो फेमटो लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो इस समय बहुत ही, इट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड वेरी सेफ फॉर द आईज। कैटरेक्ट सर्जरी की अगर हम बात करें तो उस सर्जरी कराने से पहले लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो बाकी जो टेस्ट हम करते हैं, आँख में अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बाकी और किसी प्रकार की दवाइयों पे डिपेंडेंट हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है हार्ट का ऑपरेशन करा चुके होते हैं, जिस एज में उन्हें कैटरेक्ट होता है, तो कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उनके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, और बाकी सब चीज़ों के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आँख का एक कंप्लीट चेकअप करके ये भी देखना चाहिए कि आँख के अंदर रेटिना में कोई कमज़ोरी तो नहीं है। अगर रेटिना में कोई कमज़ोरी है तो उसकी वजह से अगर नज़र कमज़ोर है तो वो कैटरेक्ट ऑपरेशन करने के बाद भी हो सकता है नज़र पूरी तरह अच्छी ना हो, और इसके लिए इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है एज के साथ में होने वाली, जो कैटरेक्ट एज ग्रुप में पाई जाती है, वो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। और जब वो मैकुलर डिजनरेशन होता है तो जो जिसको है उसकी नज़र वैसे ही थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो हो सकता है कि जब हम कैटरेक्ट को रिमूव कर दें उसके बाद में 100% विजुअल रिकवरी ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई हमें पहले देखना है, और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जो अपनी मेडिसिन हम ले रहे हैं उसके साथ में ब्लड प्रेशर या और कोई भी ऐसी बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल परफेक्टली और उसका कंट्रोल बिल्कुल सही होना चाहिए। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसके बाद कितने वक्त बाद जो लोग हैं वो आसानी से देख सकते हैं, पहले जैसे हो सकते हैं? देखिए, जिस समय ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद ही काफ़ी अच्छा नज़र आता है जी। तो इसलिए ये सोचना कि बहुत समय लगेगा ऑपरेशन के बाद रिकवरी में, ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पर सारे लोग ही काफ़ी अच्छा देख सकते हैं लगभग 1 हफ्ते के बाद, और बिल्कुल परफेक्ट जो रिकवरी है वो मैक्सिमम 3 वीक्स में हो जाती है। तो आजकल की टेक्नोलॉजी और स्पेशली फेमटो लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी में तो रिकवरी बहुत ही तेज़ है, मैक्सिमम डे और 2। और बात करें सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो मेन प्रिकॉशंस हैं वो ये है कि आँख में ज़्यादा मलना नहीं है, उसको दबाना नहीं है, और कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना है, पानी के छींटे नहीं मारने हैं, झुक के कोई काम नहीं करना है, वज़न नहीं उठाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये 1 हफ्ते तक ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। 1 हफ्ते तक इन कामों से दूर रहना, इन कामों से दूर रहना है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं मोतियाबिंद को लेकर, उस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे मिथ हैं इस बारे में। सबसे पहला तो मिथ ये था कि मोतिया का ऑपरेशन तब कराना चाहिए जब वो पक जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है, और आजकल जो विजुअल रिक्वायरमेंट है हर एक आदमी की वो इतनी परफेक्ट उसको विजन चाहिए कि आपके लिए ड्राइविंग करना या और कोई भी महीन किताबें पढ़ना या टेलीविज़न प्रॉपरली देखना यही संभव नहीं आता है जब अर्ली स्टेज में ही कैटरेक्ट होता है। और हो सकता है कि कैटरेक्ट को मैच्योर होने में
बहुत समय लगे तब तक आप किसी भी चीज़ से इस तरह से डिप्राइव नहीं रह सकते। आप इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को आधा नहीं रख सकते कि भाई ये काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे मोतिया के पूरे पकने का इंतज़ार करना है। तो एक तो ये है कि भाई मोतिया जब भी आपकी विजन को डिस्टर्ब करना शुरू करे उसको निकाला जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सेफ है कि अब उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि उससे कोई दिक्कत होगी। दूसरी भ्रांति ये थी कि मोतिया के लिए कुछ सीज़न होना चाहिए, कि भाई सर्दियों में कराएंगे, गर्मियों में नहीं कराएंगे, बारिश में नहीं कराएंगे। वो सारी चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जो मोतिया का ऑपरेशन है उसमें कोई टाँका या पट्टी या ऐसा कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने का परहेज़ है, तो कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं है। आप ऑपरेशन करा के घर जा सकते हैं, इमीडिएटली आपको दिखाई दे रहा है, चलना फिरना या इस तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो कि पहले ऑपरेशन करने के बाद में बहुत समय तक सीधे लेटा रहना पड़ता था या खाने पीने को बहुत फ्लूइड डाइट या सेमी सॉलिड मिलता था। अब वो सारी इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो मोतिया को किसी भी सीज़न में करा सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर भारती कहते हैं कि सुबह अगर आप नंगे पैर घास पे चलेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? जो भी चीज़ शरीर को या सेहत को अच्छी रखे वो डेफिनेटली आंखों को अच्छी रखेगी। सुबह उठें और पैदल चलें, ये दोनों ही चीज़ें आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से मोतिया नहीं होगा। मोतिया तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको जब होना है तब होगा, बट हाँ, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और सेहत अच्छी रहेगी तो शायद आँख भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। डॉक्टर भारती, हेरिडेटरी की बात करते हैं, हेरिडेटरी भी होता है क्या मोतियाबिंद? हेरिडिटरी और कंजेनिटल दोनों तरह का होता है। मोतियाबिंद भी होता है, कुछ लोगों में जल्दी होता है, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो हेरिडिटी से पास ऑन होती हैं जिनमें मोतिया जल्दी हो जाता है, कुछ ऐसे जेनेटिकली जीन्स होते हैं जो कि पूरी फैमिली में चलते रहते हैं और उनमें सब लोगों में बहुत जल्दी मोतिया हो जाता है। तो ये चीज़ होती है और इन केसेस में इनका ऑपरेशन भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि आमतौर पर माता पिता को भी पता होता है, तो इसलिए इन चीज़ों का ऑपरेशन इस स्टेज में मोतिया का ऑपरेशन बहुत जल्दी करना चाहते हैं। कई बार तो अगर बच्चों का 1-2 दिन की उम्र में ही ऐसे बच्चों का ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिससे उनकी नज़र पूरी तरह से सही रहे आगे आने वाले टाइम में। डॉक्टर भारती, इंट्राकुलर लेंस की बात करते हैं, इंट्राकुलर लेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? इंट्राकुलर लेंस, अब आज हमारे पास में इतनी वैरायटी ऑफ इंट्राकुलर लेंसेज हैं जिससे कि हर प्रकार की नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जो सिंपलेस्ट लेंस है वो है डिस्टेंस के लिए एक इंट्राकुलर लेंस, जिसमें हम जब लेंस डालते हैं तो दूर का साफ दिखाई देता है, पास का चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम कहते हैं मोनोफोकल लेंस। इसके बाद में एक मल्टीफोकल लेंस आता है जिसमें दूर के लिए और पास के लिए दोनों के लिए पावर होती है, और वो एक मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद में ग्लासेस से इंडिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको दूर के लिए भी चश्मा ना लगाना पड़े और पास के लिए भी। अब एक नई और टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं ट्राईफोकल लेंस। जो लोग कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये ट्राईफोकल लेंस अच्छा है, क्योंकि इसमें दूर का भी अच्छा नज़र आता है, पास का भी और कंप्यूटर का भी मिडिल डिस्टेंस। तो ट्राईफोकल हो गया वो, जिसमें कि कंप्यूटर का मिडिल डिस्टेंस भी अच्छा दिखाई देता है। एक लेंस आता है जो बहुत ही नया अभी आया है लास्ट विद इन फ्यू मंथ्स, सिम्फनी। सिम्फनी जो है वो एवरी डिस्टेंस के लिए आँख की नज़र को फोकस में रखता है, और ये it is better than multifocal or trifocal. It is a new lens, but it is very promising technology which has come, and it focuses n number of distances from near to far. So this is another good lens which has come recently. Then there is a lens which is crystal lens, जो कि accommodative lens है, जिससे कि दूर का और कम मिडिल डिस्टेंस का अच्छा दिखाई देता है। मोनोफोकल लेंस में एक और लेंस है जो कि टॉरिक लेंस कहलाता है, जिसमें कि सिलेंड्रिकल पावर होती है। तो जिन लोगों को हाई सिलेंड्रिकल पावर है उन लोगों के लिए मोनोफोकल में अगर हम टॉरिक लेंस डाल दें तो वो सिलेंड्रिकल पावर भी करेक्ट हो जाती है, जिससे कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों ही प्रकार की पावर करेक्ट होने से उनकी विजुअल परफॉर्मेंस और भी अच्छी होती है। तो इस तरह से आजकल वैरायटी ऑफ लेंसेज अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, कि उसको किस प्रकार की विजुअल परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, क्या वो सिर्फ दूर के लिए ठीक है या उसको दूर पास हर प्रकार का नज़र चाहिए।
तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आजकल अवेलेबल है। मोतियाबिंद के लिए एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज में इसकी सर्जरी हो सकती है? किसी भी एज में सर्जरी हो सकती है, और जैसे ही वो नज़र को डिस्टर्ब करे मोतिया, उसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए। उसके लिए इंतज़ार करना कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को मोतियाबिंद से संबंधित तमाम सवालों के जवाब आज ज़रूर मिल गए होंगे डॉक्टर भारती से। डॉक्टर भारती, आप यहाँ पर आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।